हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एट होम और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी कर रहे होगे। सो मूविंग ऑन टू द चैप्टर। हमने प्रीवियसली पावर शेयरिंग की कुछ डिस्कशन किए थे। टिल हमने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक हमने श्रीलंका तक पढ़ लिया था और बेल्जियम के भी कुछ फैक्टर्स पढ़ लिए थे। बेल्जियम का हमने ये पढ़ा था कि 3 किंगडम्स में डिवाइडेड है। डच और फ्रेंच वहाँ पे रहते हैं और उसके बाद वहाँ के जो लोग हैं, डच और फ्रेंच के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है बिकॉज दे आर हैविंग पावर शेयरिंग इश्यूज। उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो कम और ज़्यादा है, इसलिए बैलेंस नहीं कर पा रहे वो लोग एक दूसरे में। बहुत ज़्यादा मनमुटाव है। ठीक है, तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में रहना, टू सेटल, रहना जो है ना वहाँ पर कैसा है बेल्जियम में। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा तो नहीं होगा ना बच्चों कि फ्रेंच और डच हमेशा एक दूसरे के साथ इस तरह से रहे। ऐसे तो कोई कंट्री रन नहीं हो सकती इन अ कॉन्फ्लिक्टेड वे। तो बेल्जियम में वहाँ पे रहना कैसा था, कैसे रह रहे थे, या फिर इसमें क्या चेंजेस वहाँ की गवर्नमेंट ने की, वी विल डिस्कस इन दिस नाउ। ओके, अकोमोडेशन इन बेल्जियम में कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने ऐसी की है ताकि वो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट्स को सुधार सके। ठीक है, तो उसमें हम ये अभी देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट कि उन्होंने क्या क्या किया। फर्स्टली बेल्जियम ने ये रिकॉग्नाइज किया जो एग्जिस्टेंस है ना वहाँ का, रिलीजियस डिफरेंस और कल्चर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है बेल्जियम में। वहाँ के गवर्नमेंट को ये पता चला कि यहाँ पे जो लोग, यहाँ पे लोगों के बीच रिलीजियस डिफरेंस बहुत ज़्यादा और कल्चर डाइवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो कंबाइन नहीं हो पा रहे। ठीक है, दे आर नॉट कमिंग टुगेदर। ये चीज़ उन्हें समझ आ रही थी। ठीक है, वो चीज़ उन्हें दिख रहा था कि वो लोग साथ में नहीं हो पा रहे। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अप्रॉक्स इन द मिडल ऑफ 1970s और 1993 के बीच में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को पास किया। जिसे पास करने में, जिसको पास करने का जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा था कि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बेल्जियम की गवर्नमेंट ने, उसको वर्क ऑन करने के लिए पूरी सोसाइटी पे उन्होंने उसे 4 बार रन किया। उसको 4 बार अरेंजमेंट फॉर्म में डाला ताकि वो जो वर्कआउट करे वो इस तरह से करे कि वहाँ पर जो सारे लोग हैं वो साथ में रहना शुरू कर जाए इन द सेम कंट्री। ठीक है, बिटवीन 1970s and 1993 दे अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल 4 टाइम्स। उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया ताकि वो इस तरह से अरेंज किया गया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अब कि वो इस तरह से काम करे कि वहाँ के जो सभी लोग, एवरीवन लिविंग इन बेल्जियम, सब खुद को एक साथ माने और एक कंट्री के तरह खुद को रिप्रेजेंट करे, ना कि लोगों में जो वहाँ पे बटे हुए थे अलग अलग सोशल और कम्युनिटी वे में। तो सोशल ग्रुप्स में जो बटे हुए थे, वहाँ की बेल्जियम गवर्नमेंट ने जिसको देखा वो इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते थे। तो इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन पास हुई ताकि वो वहाँ के लोगों के साथ एक ही कंट्री में सारे ग्रुप्स, जो सोशल ग्रुप्स एक साथ। हाँ, तो वहाँ पे बच्चों इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई कि वहाँ पे लोग एक साथ खुद को रख सकें और ख़ुद को एक कंट्री का मान सकें। ठीक है, इस चीज़ को लाने के लिए बेल्जियम की सरकार ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, इमेजिन बच्चों, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को 4 बार अमेंड फॉर्म में डालना। दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स 4 टाइम्स ताकि वो वर्कआउट कर सके। तो अभी हम लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एलिमेंट्स पढ़ेंगे जिस एलिमेंट्स की वजह से फ्रेंच और डच स्पीकिंग आज साथ में आ पाए। ठीक है, फर्स्ट वन, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था बच्चों, वो ये प्रिस्क्राइब कर रहा था, मतलब वो ये बता रहा था लोगों को कि नंबर ऑफ डच और नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग जो है, दोनों के जो मिनिस्टर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में, सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पर इक्वल राइट्स दिए जाए। ठीक है, Constitution prescribes that number of Dutch and number of French speaking ministers should be equal in the eyes of central government. कोई भी गवर्नमेंट बच्चों अगर स्टेट गवर्नमेंट रन करती है अंडर द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, डच एंड फ्रेंच, उन दोनों को ये चीज़ बताई गई कि वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अब दोनों को इक्वली देखेगा, इनबैलेंसिंग नहीं करेगा, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ने ये राइट पास किया था कि दे बोथ आर इक्वल। ओके, तो ये पहला था उनका। दूसरा क्या था? दूसरा उन लोगों ने बताया कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, बहुत सारी पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए। 2 रीजन्स के जो स्टेट गवर्नमेंट थे ऑफ द कंट्री, मतलब सिर्फ 2 रीजन्स में बांट दिया जाए। तो दोनों के जो स्टेट गवर्नमेंट थे वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी ऐसी पावर्स थी जो उन दोनों स्टेट गवर्नमेंट के लीडर्स को दे दी गई, बट इक्वली। बच्चों क्या होता है ना बच्चों, व्हेन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी,
तो हमारे पास जब पावर्स होते हैं या कोई भी कम्युनिटी, किसी भी सोशल ग्रुप का लीडर अगर किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम पावर है, वो दोनों वो जिसके पास ज़्यादा पावर ना कम पावर वाले को सप्रेस करने की कोशिश करता है। जो चीज़ मेजॉरिटी में होती है वो माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश करता है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल हमारे अराउंड भी है, ठीक है। तो ये कॉमन एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि हमेशा पावरफुल होना बहुत ज़रूरी। टू बी पावरफुल यू हैव टू बी पावर। तो पावरफुल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बड़ा पोस्ट होना चाहिए बच्चों। पावरफुल कई बार पावरफुल होने के लिए ज़रूरी है वी हैव टू बी बोल्ड इनफ टू स्पीक। तो यहाँ पर की क्या थी, सरकारें बटी हुई थी ना यहाँ पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, बेल्जियम की गवर्नमेंट ये साफ देख रही थी कि क्योंकि वो लोग सेपरेट है, दे कांट बी प्रोग्रेस बिकॉज दे आर सेपरेटेड। और एक साथ अलग अलग चीज़ें कभी कामयाब नहीं होती। व्हेन वी आर यूनाइटेड वी कैन डू समथिंग। एक देश कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता अगर वो सेपरेटेड हो, ठीक है। थर्ड वन जो ब्रुसेल्स है, उसकी जो सेपरेटेड गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स की अलग एक सेपरेटेड गवर्नमेंट थी जहाँ पर दोनों कम्युनिटीज़ जो था उसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है और जो डच स्पीकिंग पीपल है, दे बोथ आर इक्वल इन दैट रिप्रेजेंटेशन। कहीं भी आप किसी भी प्रेजेंटेशन या किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाओगे बच्चों, ना पार्लियामेंट या कहीं पे भी जब हम जाते हैं तो हमारे वहाँ पे जो बैठे लोग होते हैं ना, कई बार क्या होता है उनकी जो सीट्स अरेंजमेंट होती है ना बच्चों, वो इस तरह से होती है कि अकॉर्डिंग टू देयर पावर, सबसे ऊपर हैविंग द सुपीरियर पावर, आफ्टर दैट आफ्टर दैट आफ्टर दैट आप। इससे हमें समझ आता है कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये उनके बाद, ये उनके बाद, ये उनके बाद। और जो चीफ जस्टिस इधर बैठे होते हैं उनकी बातें सबको सुननी पड़ती। वाई? बिकॉज ही और शी इज हैविंग दैट काइंड ऑफ पावर कि लोगों को चुप होना पड़े। तो पावर इज समथिंग, पावर कुछ तो है बच्चों, क्योंकि वो लोगों में झगड़े भी करवा सकता है और शांति भी ला सकता है, जस्ट बिकॉज अगर पता चले कि हम साथ में एक साथ अच्छी पावरफुल है तो। उसके बाद थर्डली क्या किया गया, अपार्ट फ्रॉम दैट, फोर्थली सॉरी, अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, बेल्जियम में एक तीसरी गवर्नमेंट भी रन करती थी। दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट जो कम्युनिटी बेसिस पे चलती है। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, अपार्ट फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, हमारे बेल्जियम में वहाँ बेल्जियम जो कंट्री है वहाँ पर एक और भी गवर्नमेंट चलती थी। दैट गवर्नमेंट इज नोन एज कम्युनिटी गवर्नमेंट। बेल्जियम वहाँ पर क्या था ना, जो लीडर्स थे वहाँ के, लीडर्स जो थे वहाँ के, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि यूनिटी जो है उस कंट्री की वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स, ठीक है। उनको ये पता चला कि सिर्फ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने से, रिलीजियस की रिस्पेक्ट करने से, उनके इंटरेस्ट को समझने से और दोनों कम्युनिटीज़ को, दोनों रीजन्स को एक साथ रखने से हमारी कंट्री प्रोग्रेस नहीं करेगी। बच्चों एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो आप लोगों को जाननी, कि किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने के लिए ना रिस्पेक्ट करना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। और उससे भी ज़्यादा वर्क करना उस चीज़ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम सिर्फ किसी की इज्जत कर रहे हैं तो वो काफ़ी नहीं है, हमें उस इज्जत के साथ उससे वो पावर भी देनी चाहिए जिसके वो लायक है। अगर वो रिस्पेक्टेबल है तो वाई ही इज़ और शी इज़ रिस्पेक्टेबल, क्योंकि ही इज़ हैविंग दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी और दैट काइंड ऑफ पावर। अगर कोई अच्छा आर्मी ऑफिसर है बच्चों आपके सामने और एक करप्ट आर्मी ऑफिसर है, आप दोनों की डेजिग्नेशन देखो, अगर वो ज़्यादा हेड है और ये कम है, बट यू विल रिस्पेक्ट द वन जो रिस्पॉन्सिबल है और जो ऑनेस्ट है, तो हम रिस्पेक्ट दे रहे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट वर्कआउट कब होता है, जब हम उस पर काम करते हैं। तो यहाँ की सरकार ने, यहाँ के लोगों, यहाँ जो लीडर्स, उन्होंने रियलाइज़ किया कि हमारी कंट्री की एकता, यूनिटी जो है सिर्फ इस वजह से मुमकिन नहीं हो सकती कि हम एक दूसरे की इज्जत करें, हमें एक दूसरी कम्युनिटीज़ की भी इज्जत करनी होगी और इक्वल पावर भी डिवाइड करना होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, जब हम प्रोग्रेस करना चाहते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक दूसरे को समझें, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। और हमारे इंडिया में बच्चों एक बहुत फेमस, अभी मैं कहूँगी कि ट्रेंड चल रहा है, बहुत फेमस ट्रेंड चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, हिंदू मुस्लिम का। अगर कुछ भी होता है हमारे इंडिया में तो पहले तो ये देखा जाता है जिसका नुकसान हो रहा है वो हिंदू है कि मुसलमान है, और जिसकी वजह से नुकसान हुआ वो हिंदू है कि मुसलमान है। फिर क्या करते हैं हम लोग, हिंदू मुसलमान के दंगे शुरू हो गए। किसी भी इंसान को या तो हिंदू मुस्लिम को क्रिटिसाइज करने पे तुला, या मुसलमान क्रिटिसाइज करता है हिंदू को, दोनों एक दूसरे की तो बस लगे पड़े हैं एक दूसरे की नुकसान करने में। दोनों कम्युनिटीज आपस में क्या करें, यूनाइट नहीं हो सक रही कभी भी। क्यों? क्योंकि इन लोग दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स है। ना सिर्फ मैं हिंदू मुस्लिम की बात करूँगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कम्युनिटीज इंडिया में बढ़ चुके हैं। दे आर नॉट यूनाइटेड, दे आर सेपरेटेड एंड दे आर वेरी बैडली सेपरेटेड इन अ वेरी बैड वे। आप ये कह सकते हो कि अगर कोई मरता है,
जब कोई मरता है किसी भी वजह से, अगर कोई मरे तो लोग वहाँ पे वो नहीं देखते उस इंसान का कितना नुकसान हुआ, चलो उसकी मदद करते, उसके घर वालों की मदद करते, ऐसा सिर्फ 0.5% लोग करते, बाकी सारे लोग इस चीज़ में जुट जाते। वो किसकी वजह से हुआ, किसने किया, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है कि नहीं, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद तो दंगे शुरू हैं। फिर क्या, दंगे होने लगते हैं। और दंगे कैसे हो रहे हैं, वो वहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है, लोगों का इंटरेस्ट किसी की हेल्प करने में नहीं जा रहा है, किसी का नुकसान हो रहा है उसमें नहीं जा रहा है, हमें कुछ क्रिएट करना उस पर जा रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए बच्चों। हमेशा ये देखना चाहिए कि जो नुकसान हो रहा है किसका हो रहा है, ठीक है, और वो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि वहाँ पे ये देखना चाहिए कि वो किस कौम का हो रहा है, किस कम्युनिटी का हो रहा है। कम्युनिटी इंसानों को नहीं बनाता, ह्यूमन बीइंग्स एक अलग ही कम्युनिटी है आपकी, एक अलग ही कास्ट है, जिसका कोई रूप टॉप नहीं है, जिसका कोई बॉटम टॉप नहीं है, जिसके ना कोई शुरुआत होती है ना कोई अंत होती है। और ये चीज़ जब गवर्नमेंट सिस्टम, हमारा सिस्टम भी ऐसा क्यों है, क्योंकि हम एक दूसरे को ही नोचने में यहाँ पे लगे हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यहाँ पे बराबरी नहीं है, इसलिए हमारा सिस्टम भी करप्ट हो चुका है। हमारा इंडिया प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा, वाई, बिकॉज वी ऑल आर डिवाइडेड बच्चों, हम सब यहाँ पे सेपरेटेड है, डिवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, इन द टर्म्स ऑफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वी आर नॉट यूनाइटेड एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इसी वजह से हमारा कंट्री प्रोग्रेस नहीं करता है। और श्रीलंका ने क्या किया इस टाइम पीरियड पे, श्रीलंका ने उन्हें एक कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल दिखाना शुरू किया। उन्हें कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल दिखा भी श्रीलंका से, उन्हें क्या, श्रीलंका ने ये चीज़ उन्हें समझाई कि अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी किसी अदर्स को फोर्स करती है, अपना धाक जमाने की कोशिश करती है, अपने आप को सप्रेस कर, अपने आप को डोमिनेट करती है किसी और के ऊपर, और अपने पावर को शेयर नहीं करना, बांटना नहीं चाहती, वहाँ पर कंट्री की यूनिटी क्या होती है, अंडरमाइन हो जाती है, और वहाँ पर कंट्री कभी प्रोग्रेस नहीं कर सकता, ठीक है। श्रीलंका ने उन्हें ये दिखा दिया था। श्रीलंका से उन्हें ये रियलाइज़ होने लगा कि जो श्रीलंका में हो रहा है वो भी कर सकते हैं। सिर्फ एक कोई अगर पावरफुल है और वो किसी को सप्रेस कर रहा है तो इससे क्या होगा, वो अपनी पावर को शेयर नहीं करेंगे और इससे कंट्री की यूनिटी अंडरमाइन हो जाएगी। ये चीज़ बेल्जियम को बहुत साफ समझ आ रही थी जो श्रीलंका में हो रहा था, ठीक है। और इससे क्या होगा, बाकी कंट्री तो प्रोग्रेस करेगी लेकिन बेल्जियम प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बेल्जियम इंटरनली डिवाइडेड है बच्चों, वो इंटरनली उन लोगों के बीच में इक्वालिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो कंट्री प्रोग्रेस कैसे करेगी। तो बेसिकली हमें ये समझ जो आ गया ना, इस पूरे एग्जाम्पल से हमें क्या समझ आया कि सिर्फ एक स्टेट, एक कंट्री का डेवलप करने के लिए कोई टेक्निक, टूल्स या फिर हाई टेक्नो होना, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स करना, ये ज़रूरी नहीं है। वहाँ हर कम्युनिटी में अंडरस्टैंडिंग, इक्वालिटी, इक्वल पावर शेयरिंग, हैविंग इक्वल काइंड ऑफ रिस्पेक्ट, हैविंग इक्वल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे को समझेंगे हम साथ आगे बढ़ेंगे, और जब हम साथ आगे बढ़ेंगे हम मजबूत हो सकते हैं, है कि नहीं। अगर अलग अलग होंगे तो वी कांट बी पावरफुल, वी कांट, एवरीबडी कैन ब्रेक अस, दैट इज़ व्हाई इंडिया इज़ वीकेंड। हम तो इंडिया को वीकलिंग्स कह सकते हैं। इट इज़ नॉट दैट कि हम इंडिया में रह रहे इंडिया की बुराई कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है बच्चों की यहाँ लोगों ने खुद को बांट लिया है। किसकी बदौलत? हिंदू की बदौलत, मुस्लिम सिख ईसाई की बदौलत। यहाँ इंसान हो ये सब लोग भूल जाते हैं, बट मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ, मैं रहीम हूँ, मैं सुलेमान हूँ और मैं पंजाबी का पुत्र हूँ, ये कोई नहीं भूलता। ये भूल करके अगर हम ये स्टार्ट करें, वी आर इंडिविजुअल, हम सब साथ में उसकी मदद करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले अगर कोई चीज़ ख़त्म होगी ना बच्चों हमारी दुनिया से, वो है गरीबी। मैं कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म होगी, हम स्टार्ट हो जाए तो। और फिर अब हम लोग जाते हैं वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। इतना तो हमें समझ आए कि पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी कम्युनिटी में। वाई? पहला, सबसे पहले मैं आपको इसे 2 सेट्स ऑफ रीजन से, 2 तरह की बातों को रख के समझाऊंगी। पहला रीज़न, पावर शेयरिंग से क्या होता है ना बच्चों, हम 2 सोशल ग्रुप्स, हम किसी भी सोशल ग्रुप्स के बीच में भेदभाव को कम कर सकते हैं, उनके बीच होने वाली कॉन्फ्लिक्ट्स की पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं अगर हम इक्वली पावर शेयरिंग दें तो। अगर सीता को पता है कि उसके पास जो पावर है उतना ही पावर यहाँ पर परवीन के पास भी, तो दोनों एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे। अगर पता है कि सीता ज़्यादा पावरफुल है और परवीन कम है, तो परवीन हमेशा अपने आप को इसके ऊपर रखना चाहेगी और सीता हमेशा खुद को डोमिनेट करेगी इसके ऊपर। इससे क्या होगा, 2 सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स, भेदभाव होंगे, मनमुटाव होगा, झगड़े होंगे। ये चीज़ें क्या कर सकती, पावर शेयरिंग ख़त्म कर सकती है। अगर दोनों को इक्वल शेयर ऑफ पावर, इक्वल शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल शेयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो सकता है। पहला।
दूसरा जो रीज़न है बच्चों वो ऐसा है कि सेकेंड रीज़न मैं आपको बता सकती हूँ कि बहुत गहरा, हम कह सकते हैं बहुत डीपर है, ना डीप है, क्योंकि सेकेंड रीज़न को हमने किसी दूसरे तरह से ही लिया है। क्यों? क्योंकि पावर शेयरिंग गुड क्यों है? डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है, हमारी डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग जरूरी क्यों? आप कह सकते हो पावर शेयरिंग जो है ना डेमोक्रेसी का इनविजिबल वेपन है या इनविजिबल पावर पैक सोर्स है। क्यों? ऐसा सोर्स, एक ऐसा स्पिरिट जो डेमोक्रेसी की सिस्टम में दिखता नहीं, बट उसकी पावर जो इम्पैक्ट होती है बहुत पावरफुल होती है। अगर हम एक डेमोक्रेटिक रूल में इन्वॉल्व होते हैं और शेयरिंग पावर उन लोगों के साथ, जब एक डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व होना है जब बच्चों, तो जो वहाँ पे जो पावर शेयरिंग होती है ना, उसमें जब भी पावर शेयरिंग, तो उसका ध्यान रखा जाता है कि उस पावर शेयरिंग से होने वाले जो इफेक्ट्स हैं उससे कौन से लोग प्रभावित हो रहे हैं, दूसरे को इससे नुकसान हो रहा है कि नहीं, और उनको भी देखा जाता है कि उस नुकसान से जो लोग उसमें जी रहे हैं। तो थोड़ा डीप हुआ ना ये सोच कि जब एक डेमोक्रेटिक रूल पावर शेयरिंग एंजॉय करता है तो वो इस चीज़ को देखता है कि उसकी पावर यूज़ करने से दूसरा को नुकसान हो रहा है कि नहीं, और उस नुकसान से कोई तीसरा कैसे जी रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो पहला हमने बताया आपको प्रूडेंटियल हो सकता है। फर्स्ट रीजन, प्रूडेंटियल का क्या मतलब होता है बच्चों? यूजिंग समथिंग केयरफुली, या फिर किसी भी चीज़ को ऐसा यूज़ करना कि रिस्क को अवॉइड करना। तो पहले हम ग्रुप में क्या कह रहे थे, पहले हमने कहा कि हम पावर शेयरिंग ऐसे यूज़ करेंगे कि सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। तो ये हम क्या करें, उसको केयरफुली यूज़ करें, ध्यान से यूज़ करें, ताकि दो सोशल ग्रुप्स में मनमुटाव ना हो, झगड़े ना हो। तो हम अवॉइड कर रहे रिस्क को, खतरे को, जो खतरा आने वाला है उसको हम कम कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, बच रहे हैं उससे। इसलिए हमारा पहला रीज़न क्या है, प्रूडेंटियल है। जो हमारा दूसरा रीज़न है बच्चों पावर शेयरिंग का, वो मॉरल वैल्यूज़ है। वाई मॉरल वैल्यूज़? कौन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा सोचता है कि तुम जो काम करो उससे दूसरे को नुकसान हो रहा है कि नहीं, वो सोचो। ऐसा होता है क्या डेमोक्रेटिक में? नहीं। ये जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। राइट्स क्या होता है? वाई, व्हाट इज राइट? राइट क्या है? ऐसा जो किसी के द्वारा क्लेम किया जाए उसे क्या करे हमारी गवर्नमेंट, लीगल गवर्नमेंट उसे क्या करे, असाइन करे। और थर्डली, उससे किसी और को इफेक्ट ना हो। राइट तो उसी को कहते हैं, बट लोग ये भूल चुके हैं। तो यहाँ पर पावर शेयरिंग मॉरल इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं बच्चों कि हम जो पावर एंजॉय, जो ताकत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बाकियों का कितना नुकसान हो रहा है, और बाकी जो लोग रह रहे हैं उस नुकसान में वो कैसे जी रहे हैं। इसलिए जो हमारा पहला रीज़न था, फर्स्ट हाफ का रीज़न, उसे हम प्रूडेंटियल कह सकते हैं, केयरफुली यूज़ करना। और जो हमारा सेकेंड रीज़न, उसे हम मॉरल वैल्यूज़ में जोड़ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ऑलवेज बिलीव दैट बच्चों, व्हेन वी आर टुगेदर वी कैन डू एनीथिंग। When we are together we can success, when we are together we can develop, we can progress. It's not that कि India progressing country, मुझे लगता है now India is the most progressing country, लेकिन अभी भी हमारे इंडिया में यूनिटी की ज़रूरत है। अभी भी बस एक थोड़ा सा इशारा का ज़रूरत होता है, एक थोड़ा सा चिंगारी और बवाल हो जाता है यहाँ पर। बवाल का मतलब समझ रहे हो, दंगे हो जाते हैं यहाँ। इसीलिए हमें हमारे वैल्यूज़ को आराम से समझना चाहिए, उस हिसाब से अपनी लाइफ को जीनी चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल भी ऐसा करना शुरू करे, आई जस्ट बिलीव कि बाकी लोग भी उस हिसाब से रह सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों। प्लीज़ अपने इस चैप्टर को, इस सारे जितना भी आपका अंडरस्टैंडिंग सेशन चला उसे अच्छे से समझिए। अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है ना बच्चों, आई एडवाइज़ यू कि वीडियोस को बार बार रिवाइंड करो, उसे देखो, उसे समझो, उसे सुनो कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, और अपने नोट्स से उसे कंपेयर करने की कोशिश करो। ज़रूरी नहीं कि हर बार जो नोट्स में वही हम आपको बताएं, कभी कभी नोट्स से ज़्यादा, नोट्स से कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि आई एम हेयर टू एक्सप्लेन यू। नोट्स हम हमेशा शॉर्ट निकालते हैं, बट जब मैं एक्सप्लेन करूँगी ना, फुल वे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेरीज हो, आई ऑलवेज आस्क यू, आप हमेशा क्वेश्चन आंसर पोर्टल पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेश्चन आंसर एनी टाइम। Okay, in spite of that, if you're having any problem, please do study at home a little bit. आपकी problem solve हो जाएगी, and that will help you in this exam. Okay, that's all for today बच्चों. In the next class we will be starting the next topic. Till then, be safe, stay at home, and don't forget to study. Okay, thank you बच्चों for listening.